नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम टोबा टेक सिंह कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। मंटो की यह कहानी भारत के दुखद विभाजन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की विषय वस्तु अलग से ध्यान आकृष्ट करती है। मंटो ने विभाजन के दुख को अभिव्यक्त करने के लिए पागलों को कहानी का चरित्र बनाया है। कहानी में दर्ज समय विभाजन के लगभग 2-3 वर्ष बाद का है, अर्थात 1950 के आसपास का समय। कहानी घटित होती है लाहौर के एक पागल खाने में। बंटवारा हो गया, सरहदें तय हो गई, लोग अपनी जड़ों से उजड़ गए, दोनों ओर बेघर हुए लोगों की भीड़ लग गई। जो विभाजन से पहले दूधों नहा रहे थे वे उजड़कर एक गिलास पानी और पेट भर भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए थे। उनके लिए शरणार्थी और मुहाजिर जैसे शब्द प्रचलन में आ गए। जाहिर है ये शब्द बेघर हुए लोगों को खूब चुभे होंगे। यशपाल ने अपने उपन्यास झूठा सच में वतन और राष्ट्र जैसे पदों के माध्यम से बेघर हुए लोगों की विडंबना को प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। विभाजन के बाद हिंदू हिंदुस्तान और बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए। विभाजन को तर्कपूर्ण मानने वालों को इससे सुकून मिल जाना चाहिए था, लेकिन यह संभव नहीं था। नकारात्मक मानसिकता रखने वाले शांति से घृणा करते हैं। अनवरत युद्ध का माहौल विभाजन की कोख से पैदा हुआ है। मंटो ऐसी मानसिकता वालों की पहचान करते हैं। पहचान के इसी क्रम में उन्होंने इस कहानी का ताना बाना रचा है। जो स्वस्थ और सामान्य थे वे अपने अपने चुने हुए राष्ट्र के नागरिक हो गए, लेकिन पागलों को यह मौका नहीं दिया गया। जब 2 राष्ट्र बन गए फिर पागलों को भी उनके सही राष्ट्र में होना चाहिए, और यहीं से लेखक विभाजन की विडंबना को पकड़ता है। कहानी का आरंभ बेहद दिलचस्प है। मंटो ने इस कहानी को परंपरागत किस्सा शैली में लिखा है। इस कहानी का आरंभ देखिए। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अच्छी तरह छानबीन हो गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वही रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। लेकिन असली कहानी इसके बाद है। मंटो चित्रित करते हैं कि पागलों के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर क्या बातें होती है। सीधे कहानी से एक अंश देखते हैं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया,
मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकर आकर फिरते हैं, अर्थात अकर कर चलते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसलकर गिरा और बेहोश हो गया। यह चित्रित करते हुए मंटो उन अपराधियों के बारे में भी बताते चलते हैं जिन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए उनके प्रभावशाली रिश्तेदारों ने उन्हें पागल सिद्ध कराकर पागल खानों में रखवा दिया था। इस कहानी को पढ़ते हुए बीच बीच में राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव की याद आती है। कुछ लोग प्रसंग बिल्कुल मिलते जुलते से हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। मंटो ने लिखा है कि वे पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से विकृत नहीं हुआ था, इस बेखेरे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि वह कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे? यह प्रसंग कहीं भीतर तक छू जाता है। देश न छोड़ने की वजह पागलों में भी अलग अलग किस्म की है। एक पागल का रोचक किस्सा मंटो ने इस प्रकार बयान किया है। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उस लड़की को नहीं भूला था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। लेकिन इस कहानी को जिस पागल के माध्यम से अपना मंतव्य मिलता है वह बिशन सिंह नामक सरदार है। टोबा टेक सिंह नामक एक गांव का रहने वाला सिख युवक। कहानी इस तरह विकसित हुई है कि लोग बिशन सिंह को टोबा टेक सिंह ही पुकारने लगते हैं। उसका परिचय मंटो ने इन शब्दों में दिया है। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से यह अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते थे। औपर दी गर दी अनेक्स दी, बेध्याना दी मूंग दी, दाल आफ दी लालटेन। वह न दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक पल के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। आगे उसके चरित्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कुछ बारीक बातों की ओर इशारा किया है। उनके शब्द है, इस सिख पागल के केस छिद्रे बहुत छोटे रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वह उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी बहुत जमीन थी।
अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए यह लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पता करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोपा टेक सिंह कहते थे। उसको यह कदापि मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आने के करीब होते, उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांचे वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गरगर दी अनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल आप दी लालटेन कह देता। मंटो ने पागल जीवन की एक बड़ी विडंबना की ओर संकेत किया है। वैसे पागलपन अपने आप में जीवन की विडंबना है। बिशन सिंह 15 वर्ष पहले जब पागल हुआ था तब उसकी एकलौती बेटी रूपकौर बहुत छोटी थी। 15 वर्षों में वह युवा हो गई थी। जब छोटी थी तब पिता को देखकर रोती थी और जब समझदार हुई तो पागल खाने में पिता को देखकर रोती थी। बचपन में रोना और बात है और युवा अवस्था में पिता की दुर्दशा पर रोना और बात है। लेखक ने इस प्रसंग की मार्मिकता को पहचाना है। उस बेटी की मनोदशा पर विचार कीजिए जिसे उसका पिता पहचान ही नहीं पाता। उस पिता के विषय में सोचिए जिसकी स्मृति में उसकी बेटी अब भी छोटी है। 15 वर्षों में उसे कभी नींद नहीं आई। उसकी सारी स्मृतियाँ 15 वर्ष पहले की है, जैसे 15 वर्ष नहीं, बस एक रात बीती हो। पागल खाने में भारत पाकिस्तान की चर्चा के बीच बिशन सिंह की बस एक ही चिंता है, एक ही प्रश्न है, एक ही गांव टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। इस संदर्भ में मंटो ने एक दिलचस्प प्रसंग सृजित किया है। पूरा प्रसंग मंटो के ही शब्दों में इस प्रकार है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने स्वभाव अनुसार कहा लगाया और कहा वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने कब अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कोई मर्तबा नहीं, मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ऊपर दी गरगर दी अनेक्स दी बेघयाना दी मूंग दी दाल आप वाहे गुरु जी दा खालसा एवं वाहे गुरु ही दी फतह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। लेकिन इस हल्के फुल्के प्रसंग के बाद कहानी वहां पहुंचती है जहां के लिए चली थी। कहानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। पागल खानों में चल रही अदला बदली के कुछ दिन पहले बिशन सिंह का एक मुसलमान मित्र उससे मिलने आता है। विश्लेषण में हम आगे बढ़े उससे पहले यह जरूरी है कि यह रेखांकित करते चले कि यह प्रसंग विभाजन की विभीषिका के बीच मनुष्यता की उपस्थिति का संकेतक है। विभाजन हो चुका है, लेकिन
फजलदीन को बिशन सिंह की खैरियत की चिंता है। वह हिंदुस्तान जा चुके बिशन सिंह के परिवार वालों के प्रति अपना सम्मान भी प्रेषित करता है, लेकिन बिशन सिंह को सिर्फ टोबा टेक सिंह याद है। वह फजलदीन से भी पूछता है, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन के यह बताने पर कि हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में, वह बड़बड़ाता हुआ दूसरी ओर चला जाता है। यही प्रसंग कहानी के अंत में आता है। सारे पागलों को गाड़ी में भरकर बॉर्डर पर लाया गया। हिंदुस्तान से लाए गए पागल पाकिस्तानी अफसरों को और पाकिस्तान से लाए गए पागल हिंदुस्तानी अफसरों को सौंपे जाने लगे। जब बिशन सिंह का नंबर आया तो उसने अपना चिर परिचित प्रश्न दोहराया, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अफसर के यह कहने पर कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, बिशन सिंह उछलकर बचे हुए साथियों के पास पहुंच गया। उसे जबरन हिंदुस्तान वाले हिस्से की तरफ तुरंत लाया जाने लगा, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया। वह टोबा टेक सिंह को छोड़कर नहीं जा सकता। वही उसकी मिट्टी है, वही उसका वतन। अफसर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। कहानी का अंत मंटो के ही शब्दों में इस प्रकार है। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया। अगर नहीं आया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको बलपूर्वक दूसरी तरफ से ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि हानि पहुंचाने वाला न था, इसलिए उससे और अधिक जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले संज्ञाहीन जड़वंत बिशन सिंह के हलक से एक आकाश भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खाड़दार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। पागल टोबा टेक सिंह अर्थात बिशन सिंह महान भारत के विभाजन को अस्वीकार करता हुआ जमीन के उस हिस्से पर मरा जो नो मैंस लैंड था, जिस पर किसी देश का दावा नहीं हो सकता। मंटो की यह कहानी अपने पाठकों को न सिर्फ सन्नाटे में छोड़ जाती है, बल्कि राष्ट्र के उस त्रासद विभाजन की व्यर्थता का बोध भी कराती है। विभाजन से कौन सुखी हुआ, यह कहना मुश्किल है, लेकिन सरहद के इस पार और उस पार करोड़ों आंखें बरसों तक भीगी रही आंसुओं की उस नमी को मंटो की इस कहानी में महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहानी होती है समाप्त। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।